दोस्तों नमस्कार। आज 11 मार्च है और आज दो बड़ी खबरें। पहला, सुबह जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ लगाई कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिन लोगों ने चंदा दिया है राजनीतिक दलों को, उनकी लिस्ट चुनाव आयोग को कल यानी 12 तारीख को सौंपे। लेकिन शाम होते होते इस खबर को दबाने के लिए सीए को लागू कर दिया गया। लेकिन आज मैं चर्चा न तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर करने जा रहा हूं और ना ही सीए पर करने जा रहा हूं। उस तारीख की तरफ आपको ले चलता हूं जिस दिन इंडिया अलायंस कोई बड़ा ऐलान कर सकता है, 15 मार्च। और 15 मार्च की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दो बड़ी घटनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। मैं दोनों का बारी बारी से खुलासा करूंगा। पहला तो ये कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, एसबीआई लिस्ट सौंपेगी चुनाव आयोग को, शाम होते होते 5 बजे तक चुनाव आयोग वो तमाम नाम अपने वेबसाइट पर डालेगा। जाहिर तौर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिसके बारे में कह रहे हैं कि जो चंदे का धंधा चल रहा है, चुनावी चंदा के बदले जो एयरपोर्ट मिल रहे हैं, जो बिजली घर मिल रहे हैं, जो और दूसरे फायदे मिल रहे हैं, तमाम कंपनियों को प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, ठेके मिल रहे हैं, और उसके जरिए अंबानी और अडानी जैसे लोग धन कुबेर बनते जा रहे हैं। अगर वो लिस्ट 15 तारीख की शाम तक जारी होती है तो देश में कोहराम होगा। और 10 साल से नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, अमित शाह ने जो पिछले दिनों कहा था कि हमारा नेता वो है जिस पर 10 पैसे का भी आरोप नहीं है घूसखोरी का। लेकिन यहां जो खेल चल रहा है, उस खेल का पर्दाफाश 15 मार्च को होगा कि अंबानी ने कितना चंदा दिया, अडानी ने कितना चंदा दिया। और इतना ही नहीं, तमाम ऐसी कंपनियां जिनके जरिए चंदा मिला और वो कंपनियां कौन सी हैं, उनके असली मालिक कौन से हैं, इसका भी खुलासा होगा। यानी ब्लैक को व्हाइट कैसे बनाया गया, कहां कितना करप्शन हुआ। जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे हैं, इस तरह की तमाम कंपनियों के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को चंदा मिल रहा है, वो होगा। लेकिन उससे बड़ी खबर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, और वो बड़ी खबर क्या हो सकती है। 15 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके बहुजन राजनीति के लिहाज से, दलित राजनीति के लिहाज से। 15 मार्च को कांशीराम जी की जयंती है। कांशीराम जी की जयंती पर इंडिया अलायंस 2 गेम खेल सकता है। पहला गेम कि मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न देने का ऐलान कर दे कि इंडिया अलायंस की जब सरकार आएगी तो जो लंबे समय से डिमांड हो रही है, मायावती खुद ये मांग कर चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी के उदित राज ये मांग कर चुके हैं, और उत्तर प्रदेश ही नहीं, समूचे देश के तमाम दलित और पिछड़े लोग भी उनकी मंशा है कि कांशीराम जी को भारत रत्न मिले। तो बहुजनों के मानस में जो चल रहा है, जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा का ऐलान कर सकती है इंडिया अलायंस 15 मार्च को, कांशीराम की जयंती के दिन। और अगर ये होता है तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव इंडिया अलायंस के चुनावी राजनीति पर होगा। मैं एक और बात का खुलासा कर दूं, फिर आता हूं उन आंकड़ों की तरफ कि इन तीनों मुद्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को और कितनी सीटों पर उसे नुकसान होगा।
कितनी सीटों पर वो सिमट सकती है, इसका भी एनालिसिस जरा करेंगे। उसी 15 मार्च को जब कांशीराम जी की जयंती है, इंडिया अलायंस कोई और ऐलान भी कर सकता है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, बहुप्रतीक्षित चर्चा। मायावती इंडिया अलायंस में आ सकती है। मायावती इंडिया अलायंस का चेहरा भी बन सकती हैं, क्योंकि कांशीराम जी की जयंती का दिन है वो। और अगर यह होता है तो जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है, हालांकि बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं हैं और उनको लगता है कि मायावती अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो ट्वीट उन्होंने किया 9 तारीख को, उसमें कहीं कोई ऐसा संकेत नहीं था कि वो अलायंस में शामिल नहीं होंगी। उसमें जिस तरह से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, वो शब्द इस बात की तरह, केवल उन्होंने फेक न्यूज की चर्चा की, केवल उन्होंने मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसको गलत बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अलायंस नहीं करेंगी, अलायंस नहीं कर सकती, ये उन्होंने नहीं कहा। और उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव ने और दूसरी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी भी अभी तक खामोश है। हालांकि कल जो मीटिंग हुई है, आज जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, उसमें कुछ नाम तय हुए हैं। जैसे बनारस से मोदी के सामने अजय राय चुनाव लड़ेंगे, बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ नाम गए हैं सीडब्ल्यूसी के जरिए, लेकिन अभी दूसरी और सीटों पर प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ नाम भर गए हैं। और अखिलेश यादव तो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। बल्कि अखिलेश यादव के कुछ प्रवक्ताओं ने यहां तक कहा है कि उनके नेता यानी अखिलेश यादव तो ये चाहते थे कि मायावती प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो खामोशी है वो ये बताती है कि वो जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में वो सहायक हैं। यानी उन्होंने हरी झंडी दे रखी है कि अगर मायावती आती हैं तो फिर वो अपनी जो भी सीटें हैं उसमें से कुछ सीटें वो बीएसपी को छोड़ सकते हैं, और बीएसपी को एक सम्मानजनक सीटें देने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तैयार है। तो अगर 15 मार्च को ये जो 2-3 कड़ियां मैंने आपसे जोड़ी हैं और इन तीनों कड़ियों के मार्फत इंडिया अलायंस ऐलान करता है, मसलन जो शाम को खबर आएगी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन तमाम लोगों की लिस्ट आएगी जो नाम होंगे, करप्शन को लेकर के सीधा नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला जा सकता है, खड़गे राहुल गांधी के जरिए, शरद पवार ममता बनर्जी के जरिए, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल के जरिए। तो जो अभी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष के नेताओं पर, अरविंद केजरीवाल के 2-3 बड़े नेता जेल में बंद हैं, संजय सिंह और उनके डिप्टी सीएम, और इधर हेमंत सोरेन जैसा झारखंड का आदिवासी बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो जेल में है। तमाम ऐसे और लोग जिन पर अभी शिकंजा कसा जा रहा है। तो जहां नरेंद्र मोदी विपक्ष को भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं और ईडी सीबीआई के जरिए जो छापेमारी हो रही है और उसके मार्फत लगातार मीडिया में विपक्ष के लोगों का जिस तरह से चीरहरण हो रहा है, और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ईडी ने जितने भी केस रजिस्टर्ड किए हैं उसमें सजा अभी तक सिर्फ 5% लोगों को ही है, यानी 95% जो केस हैं वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंचे। ऐसे में यह सवाल तो उठता रहा है कि जो ईडी और सीबीआई कर रही है उसके बाद जब लोग रिहा होकर के आते हैं या जब उनको क्लीन चिट मिलती है उसके पहले तक तो उनके मुंह पर कालिख पुत चुकी होती, उन्हें भ्रष्टाचारी उस गोदी मीडिया के जरिए बता दिया जाता है। लेकिन इधर अजीत पवार हो या अशोक चौहान हो, ये तमाम लोग उसी बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुल करके अब सरकार में शामिल हो चुके हैं और उनके ऊपर कोई ईडी सीबीआई नहीं है। उसका चाबुक अब इन पर नहीं चल रहा है, वो चाबुक केवल
विपक्ष पर चल रहा है। तो शाम तक इस खबर को अगर इंडिया अलायंस ने बड़े पैमाने पर ट्वीट किया, बड़े पैमाने पर इस मुद्दे को उठाया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उसके ऊपर कांशीराम को भारत रत्न देने का ऐलान या मायावती को इंडिया अलायंस का चेहरा बना लेने का ऐलान अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में 3 दर्जन सीटें इतने ही सिमट के रह जाएगी बीजेपी, मैक्सिमम 3 दर्जन सीटें, और यह भी संभावना है कि उसके नीचे आ जाए, 2 दर्जन सीटों पर आ जाए। मध्य प्रदेश में असर पड़ेगा, राजस्थान में असर पड़ेगा, और असर तो दक्षिण भारत में भी पड़ेगा। बंगाल में ममता बनर्जी इतना पुख्ता तौर पर बीजेपी की घेरेबंदी कर रही है कि पिछली बार 18 सीटें जो बीजेपी को मिली थी, इस बार उनको अगर 1 दर्जन मिल जाए तो गनीमत होगी। महाराष्ट्र में जो सरकार है शिवसेना को तोड़ करके बनाई गई है, एनसीपी को तोड़ करके बनाई गई है, उसके सामने जो महाविकास अघाड़ी है 48 सीटों पर सबसे मजबूत दावेदारी महाविकास अघाड़ी की वहां पर दिख रही है, और बीजेपी बैकफुट पर है। तो वहां अगर वो 20 सीटें भी हासिल कर लें तो बहुत बड़ी सफलता होगी। बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और बिहार में अभी चिराग पासवान हो या मांझी हो या इसके अलावा मुकेश सहनी हो, ये जो एनडीए से नाराज चल रहे हैं, 40 सीटें हैं बिहार में, और वहां पर तेजस्वी ने अगर चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ लिया, मांझी को अपने साथ जोड़ लिया या मुकेश सहनी को अपने साथ जोड़ लिया, तो यहां पर भी मात खा जाएगी बीजेपी। और फिर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी को बड़ी सफलता मिले, और बीजेपी को इंडिया अलायंस 200 के नीचे, अंडर 200 रोकने में कामयाब हो सकती है अगर यह फॉर्मूला काम कर गया। तो 15 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है इंडिया अलायंस के लिए। अब देखना यह है कि वो ऐलान क्या करती है, कांशीराम को भारत रत्न देने का ऐलान करती है, या मायावती को इंडिया अलायंस का चेहरा और मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने का ऐलान होता है, या वो तो जो होना ही है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पूंजीपतियों की लिस्ट है, उसके बाद तो वो भ्रष्टाचार के आरोप लगने ही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर। और ये जो खेल है वो नरेंद्र मोदी के मंसूबों को धरती में मिलाने वाला है और 200 के नीचे बीजेपी को रोकने वाला है। शुक्रिया।